Hello students, today we are going to study Pharmacology first, Unit 4th topic CNS stimulants. Now firstly we will discuss about what is CNS stimulants. CNS स्टिमुलेंट नाम से ही पता चल रहा है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे होंगे। किसी भी वजह से वो डिप्रेस हो चुका होगा हमारा नर्वस सिस्टम, तो ये उसको स्टिमुलेट करने का काम कौन कर रहे हैं? हमारे CNS स्टिमुलेंट्स। एक डिफिनीशन दी हुई है, these are drug whose primary action is to stimulate the CNS globally or to improve specific brain functions. The CNS stimulants mostly produce a generalized action which may at high doses result in convulsion. तो बेसिकली जो हमारे CNS स्टिमुलेंट्स हैं इनका एक्शन हमारे CNS पर या तो ग्लोबली होगा, ग्लोबली मीन्स कंप्लीट CNS पे, अदरवाइज किसी स्पेसिफिक ब्रेन फंक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए होगा। और इनका यूज जो है वो हम एक मॉडरेट डोज पे करेंगे, एक स्पेसिफिक डोज पे करेंगे। अगर हम इनका डोज बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से कन्वर्जन भी कॉज हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल यूज। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लिनिकल यूज पे बेस्ड है। तो फर्स्ट वन हमारा कन्वर्जेंट्स, जिसमें हमारे ड्रग्स हैं स्ट्राइकनिन, पिक्रोटॉक्सिन, बाइकुलिन, फिनाइल टेट्राजोल। एंड सेकेंड वन इज एनालेप्टिक्स, जिसका एग्जाम्पल है डॉक्साप्रैम। एंड द थर्ड वन इज साइकोस्टिमुलेंट्स, एग्जाम्पल एम्फिटामिन, मिथाइलफेनिडेट, एटोमोक्सिटिन, मोडाफिनिल, पेमोलिन, cocaine and caffeine. Now firstly we will discuss about convulsants. Convulsant, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो कन्वल्सेंट की ड्रग हैं उनका कोई भी क्लिनिकल यूज नहीं है। इसको हम सिर्फ रिसर्च टूल की तरह यूज करते हैं, मींस रिसर्च में हम इनका यूज करते हैं। नाउ स्ट्राइकनिन फर्स्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं। ये एल्कोलाइड होती हैं, कन्वर्जेंट पॉइजन होती हैं, एंड जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है, वहां पर एज अ स्टिमुलेंट काम करती है, क्योंकि दीज आर द CNS स्टिमुलेंट्स। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या कहता है? ये ब्लॉक करती हैं ग्लाइसिन रिसेप्टर को। हमने लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किए हुए न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम है, वो हमारी बॉडी में क्या करता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ब्लॉकिंग द रिसेप्टर ऑफ ग्लाइसिन मीन्स कि हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स जो हमारी बॉडी सप्रेस हो गई है उसको स्टिमुलेट कराना है, तो ये ग्लाइसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं एज अ स्टिमुलेंट। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट कैटेगरी ड्रग एनालेप्टिक्स, जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स। ठीक है, दोनों नाम याद होने चाहिए आपको। एनालेप्टिक्स का ही दूसरा नाम रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है। रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर रहे हो, जो हमारा जो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो चुका होगा किसी भी वजह से, उसको स्टिमुलेट कर रहे हो। ड्रग विच स्टिमुलेट रिस्पिरेशन एंड हैव रेसिस्टेटिव वैल्यू इन कोमा एंड फेंटिंग, मीन्स जो हमारे रिस्पिरेशन को बढ़ा रहे हैं, और ऐसी जब कोमा की कंडीशन होती है तो उसमें होश में लाने का जो काम करते हैं वो हमारे रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट करते हैं। ठीक है, एडवांटेज इनका ये होता है कि ये स्टिमुलेट करते हैं सब कन्वल्सिव डोजेस पे ये अपना इफेक्ट दिखा देते हैं एज अ रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ठीक है, मूविंग ऑन द डॉक्साप्रैम, इस कैटेगरी की एक ड्रग है डॉक्साप्रैम, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो अभी तक क्लियर नहीं है, बट ये एक्साइट करती हैं हमारे सेंट्रल न्यूरॉन्स को। शॉर्ट एक्टिंग होते हैं जिनमें हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी का होता है, और जो लो डोज होती है इनकी, ये बेसिकली हमारे रिस्पिरेटरी सेंटर पर काम करती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करते हैं और हमारे टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। जब भी टाइडल वॉल्यूम हमारा वो वॉल्यूम होता है कि हमें बिना एफर्ट्स के नॉर्मल इनहेलेशन जो करना है उसको ये इंक्रीज करते हैं। मींस अगर हमें सांस लेने में दिक्कत होगी तो हम प्रेशर से जोर लगाकर सांस अंदर बाहर करेंगे, ये उस चीज को कम करके उस चीज को बढ़ाते हैं, ताकि टाइडल वॉल्यूम को बढ़ाते हैं ताकि हम जो है नॉर्मल इनहेलेशन कर सकें विदाउट एनी एफर्ट्स। ठीक है,
तो ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी बढ़ा रहे हैं और हमारे टाइडल वॉल्यूम को भी बढ़ा रहे हैं। यूजेस किस में करते हैं इनका? पोस्ट एनेस्थेटिक रेस्पिरेशन डिप्रेशन में। पोस्ट एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थीसिया देने के बाद अगर प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, तब हम इनका यूज करते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाने के लिए। सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज में हम करते हैं। डिफरेंट टाइप की जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं उसमें हम यूज करते हैं इनका। एपनिया इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं प्रीमेच्योर, उनमें अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तब हम डॉक्साप्रैम का यूज करते हैं। नाउ मूविंग साइकोस्टिमुलेंट्स। साइकोस्टिमुलेंट्स नाम से ही पता चल रहा है, साइको और स्टिमुलेंट, जो हमारे साइकिक नेचर को स्टिमुलेट कर रहे हो उसको हम बोलेंगे साइको स्टिमुलेंट। ठीक है, जो हमारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहे हो। ठीक है, जो भी ऐसे रिस्पॉन्स जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो हमारे साइकोटिक एजेंट जो हमारी इस एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं उनको हम साइको स्टिमुलेंट कहते हैं। अब इसको कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लाइक एम्फीटामीन ग्रुप, जिसमें ड्रग्स है हमारी एम्फीटामीन, डेक्सा एम्फीटामीन, मिथाम्फीटामीन, मिथाइल डाइऑक्सी मिथाम्फीटा, मिथाइल फेनिडेट एंड फेनफ्लुरामीन। एंड नॉन एम्फीटामीन ग्रुप है मेडाफिनिल, एटोमेक्सिटिन, सी ब्यूटारमीन, पिमोलिन एंड कोकीन। एंड लास्ट वन इज मिथाइल जैंथीन, जिसमें आते हैं हमारे कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फीटामीन, जो कि हमारी साइकोस्टिमुलेंट ड्रग है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करती हैं? इंक्रीज डीए कंसंट्रेशन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जो डोपामीन का कंसंट्रेशन होता है उसको हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इंक्रीज कर देती हैं। साइड में फिगर बना हुआ होगा, हमने न्यूरोहिमोरल ट्रांसमिशन में पढ़ा था कि साइनेप्टिक वेसिकल कहाँ होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहाँ होता है। अगर आपको याद होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, फिगर देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहाँ होता है, और ये वहां पर डोपामीन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, कैसे इंक्रीज कर रही हैं? इंटर एंड नर्व एंडिंग्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नर्व एंडिंग पे इंटर हो रही है। डिस्प्लेस डीए फ्रॉम वेसिकल्स, ऑल्सो इनहिबिट माओबी एंड डिक्रीज डीए मेटाबॉलिज्म। अब जो डोपामीन होता है वो हमारे सीएनएस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारे मेमोरी एनहांसर भी होते हैं और वो हमारे सीएनएस में प्रॉपरली काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो डोपामीन को हम डिप्रेस करेंगे वेसिकल्स में, किस में वो कन्वर्ट हो जाएगा? नॉरएपिनेफ्रिन में। ठीक है, एक ये हो गया काम। दूसरा काम कि ये माओ बी को इनहिबिट करेंगे। क्यों इनहिबिट करेंगे? क्योंकि जो माओ बी एंजाइम होता है वो क्या करता है? डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देता है। अगर डोपामीन मेटाबोलाइज हो जाएगा तो जो हमें इफेक्ट चाहिए, हमारी बॉडी में तो डोपामीन ही चाहिए ना, ताकि हमारा सीएनएस जो है वो प्रॉपरली काम कर सके। डोपामीन बेसिकली हमारी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम एक्टिव रह सकें, हमारा सीएनएस प्रॉपरली वर्क कर सके। अगर वो डोपामीन ही कम हो जाएगा तो क्या होगा? हमें डिजीज भी हो सकती है, पार्किंसन हो सकता है हमें, और क्या कहते हैं, इसकी वजह से जो है डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एंग्जाइटी में भी जा सकते हैं। तो बेसिकली ये हमें स्ट्रेस फ्री रखता है डोपामीन। तो हम इसलिए जो माओ बी एंजाइम होता है उसको हम इनहिबिट कर देंगे। अगर हम उसको इनहिबिट कर देंगे तो जो हमारा डोपामीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा था वो अब नहीं होगा, और वो अब नहीं होगा तो जो हमारा डोपामीन है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब बगल में फिगर बना हुआ है, वहां पे देखिए, देख रहे हैं कि एक साइन बना हुआ है प्लस का एम्फीटामीन के थ्रू, और वो स्टिमुलेट कर रहा है नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामीन के लेवल को। ये क्या इनके रिलीज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, और रिलीज को स्टिमुलेट करेंगे तो ये क्या होंगे? इनकी प्रॉपर बाइंडिंग हो जाएगी, इनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा तो ये रिसेप्टर पर ज्यादा देर तक बाइंड रहेंगे और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। नाउ मूविंग द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इंक्रीज मोटर एक्टिविटी, जाहिर सी बात है जो मोटर एक्टिविटी पहले नहीं हो पा रही थी, सीएनएस हमारा जब डिप्रेस था, अब स्टिमुलेंट की वजह से मोटर एक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। यूफोरिया एंड एक्साइटमेंट। यूफोरिया, जैसे कि बताया गया कि हम सोचने लगते हैं कि हमें, हाँ जो हो रहा है, जो हम हो रहा है, हमने जो सोचा है वही हो रहा है, हमारे हिसाब से हो रहा है, अब मैं ही सब कुछ हूँ। एंड एक्साइटमेंट कॉज करते हैं, एंड्रेक्सिया कॉज करते हैं,
स्टीरियोटाइप जो हमारा साइकोटिक बिहेवियर है वो कॉज करते हैं। मीन्स कि अगर हमने सोच लिया है कि यही यही काम करना है और ऐसे ही करना है, मीन्स कि जैसे होता है कि पुराने लोग चाहते हैं कि हम वैसे ही ढर्रे पे काम करेंगे जैसे काम कर रहे थे, तो ये वाला बिहेवियर शो होता है। एंड सीवियस पे उनका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। किडनी डाययूरेसिस कॉज करते हैं, किडनी में डाययूरेसिस कॉज करते हैं, यूरिनेशन मतलब इंक्रीज हो जाता है। जीआईटी में इंक्रीज एसिड सिक्रीशन, जो एसिड सिक्रीशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और मूविंग ऑन द नेक्स्ट, यूजेज, यूजेज इनके कहाँ कहाँ पर है? यूजेज इनके हैं एडीएचडी, एडीएचडी मीन्स अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये जो ब्रेन डिस्फंक्शंस, जो ब्रेन डिस्फंक्शन हो रहे हैं उनको ये कैसे ओवरकम करेंगे? हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, जहाँ पे कंसंट्रेट करने की इनएबिलिटी नहीं हो रही है, जो इम्पल्सिव बिहेवियर जनरेट हो रहे हैं, उन सभी को ट्रीट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि इन कैरेक्टरिस्टिक के साथ होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम एम्फीटामीन का यूज करते हैं। नाउ मूविंग एडीआर, व्हाट इज एडीआर ऑफ एम्फीटामीन? टॉलरेंस डिपेंड होता है, टॉलरेंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। साइकिक डिपेंडेंस, रेयरली फिजिकल, मीन्स कि हम उस दवा को लेने के आदी हो जाते हैं कि हाँ हमें इसी से ही अब रिलीफ मिल रहा है, हम अब अगर अच्छे से काम कर सकते हैं तो हम ड्रग्स लेने के बाद ही काम कर सकते हैं। इसकी ओवरडोज से क्या होगा? यूफोरिया होगा, डिजीनेस होगी, ट्रेमर होगा, इरिटेबिलिटी होगा, एंड्रेक्सिया होगा, इंसोमिनिया होगा, इरिटेशन कॉज होगी, कन्वर्जन्स होंगे, साइकोटिक मैनिफेस्टेशन होंगे, एरिदमिया भी कॉज हो जाएगा, जो हमारी डिजीनेस है सुस्ती सी भी लगेगी। तो दीज ऑल आर द एडीआर ऑफ एम्फीटामीन। नाउ मूविंग cognitive enhancer and also known as cerebroactive drugs और nootropic, ठीक है। अब इनके तीन नाम है, कॉग्निटिव इन्हेंसर भी बोलते हैं, सेरेब्रोएक्टिव ड्रग्स भी बोलते हैं एंड ऑल्सो नोट्रोपिक्स भी बोलते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, कॉग्निटिव इन्हेंसर। कॉग्निटिव इन्हेंसर मीन्स कि जो हमारी जजमेंट की एबिलिटी होती है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, मेमोरी जो होती है हमारी, वो जब डिक्रीज हो जाती है तो उनको इंक्रीज करने के लिए और जो हमारे सेरेब्रो एक्टिव सेरेब्रम को एक्टिव करें, उन ड्रग्स को हमने कहा कि ये नूट्रोपिक ड्रग होती हैं। ये हमारी मेंटल एक्टिविटी को स्विच करती हैं, ठीक है। अब हमारी जो मेमोरी है उसको इम्प्रूव करती हैं, कॉग्निशन को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। तो these are heterogeneous group of drugs developed for use in dementia and other cerebral disorders. They do elicit pharmacological effects, but widely different mechanism of action are claimed and therapeutic benefits are uncertain. Alzheimer disease, a progressive neurodegenerative disorder which affect older individuals and is the most common cause of dementia. तो बेसिकली ये ड्रग्स जो होती हैं इनका यूज हम डिमेंशिया में करते हैं। डिमेंशिया नया वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जब हमारे दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, मीन्स जिसको हम कहते हैं कि पागलपन हो गया या विक्षिप्त हो गए हैं, ये इस कंडीशन को हमने डिमेंशिया नाम दिया है। तो ये डिमेंशिया को ट्रीट करने के लिए और कोई भी रिलेटेड हमारा सेरेब्रल डिसऑर्डर हो गया है उसको ट्रीट करने के लिए हम कॉग्निटिव इन्हेंसर, सेरेब्रोएक्टिव ड्रग या नूट्रोपिक का यूज करते हैं। बेसिकली इनका यूज होता है अल्जाइमर डिजीज में, जो कि क्या है, एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। न्यूरो डिजेनरेटिव और प्रोग्रेसिव भी है, मीन्स धीरे धीरे न्यूरॉन का डिजेनरेशन होना, मतलब न्यूरॉन्स को डैमेज होना। ये धीरे धीरे न्यूरॉन्स में डैमेज होने वाला डिसऑर्डर है जिसमें हमारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, विच अफेक्ट ओल्डर इंडिविजुअल। इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, जो कि किसको अफेक्ट करता है? जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं उनको अफेक्ट ज़्यादा करता है और डिमेंशिया कॉज करता है, ठीक है। द इंडिकेशन ऑफ कॉग्निशन इन्हांसर इंक्लूड, अब जो कॉग्निशन इन्हांसर है ये किन किन कंडीशन में अप्लाई होता है? सेनाइल डिमेंशिया ऑफ अल्जाइमर टाइप एंड मल्टी इन्फ्रैक्ट डिमेंशिया, DAT एंड MID। तो सेनाइल बेसिकली ये होता है कि जो हमारी अल्जाइमर डिजीज होती है उसमें जो
सेनाइल का मतलब होता है कि लॉस ऑफ मेंटल डिटेरियोरेशन, ठीक है, जो मेंटल एबिलिटी होती है वो हमारी ख़त्म होने लगती है। अब हम बात करें कि ये डिमेंशिया, ये मल्टी इन्फ्रैक्ट डिमेंशिया, और ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो हमारी नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं कि नर्व्स हमारी प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, क्लम्प्स उनके बन जाते हैं नर्व्स में, ठीक है, जिसको हम बीटा एमाइलेट प्लेक भी कहते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज़ में बेसिकली बीटा एमाइलेट प्लेक जो हमारी नर्व्स होती हैं वो मिल करके क्लम्प्स मिल करके, नर्व्स का क्लम्प्स मिल करके बनाता है हमारा बीटा एमाइलेट प्लेक, जिसकी वजह से ये हमारा टैंगल्ड फॉर्म में सेनाइल कॉज होता है, और यही अल्जाइमर डिजीज का मेन रीजन है। तो सेनाइल डिमेंशिया ऑफ अल्जाइमर टाइप डिजीज, लॉस ऑफ मेंटल डिटेरियोरेशन, कॉज जहाँ पे हमारा मेंटली डिटेरियोरेशन हो पा रहा है, मेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों में, उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं लाइक अल्जाइमर डिजीज। दूसरा, कॉमन सिम्टम्स ऑफ द एल्डरली, डिजीनेस, मेमोरी डिस्टर्बेंस, जब हमें ये देखने को मिले कि डिजीनेस और मेमोरी डिस्टर्बेंस एक एज के बाद शुरू हो गए हैं आने, तब हमें ये जानना चाहिए कि हाँ, अब हमें कॉग्निटिव एनहेंसर की ज़रूरत पड़ रही है। हमारी मेमोरी हमें याद नहीं रह रहा है कि क्या कहाँ पर था, या नॉर्मल सी चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं कि ये कैसे होना था, ये कैसे होना था। तो इट मीन्स कि अब हमें कॉग्निटिव एनहेंसर देने की ज़रूरत है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन मीन्स कि जो हमारा फोकस करने की एबिलिटी है तो वो क्या कहते हैं, कम हो गई है, लर्निंग डिफेक्ट्स आ रहे हैं, अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर हो रहे हैं, मीन्स हमें जो मेंटल हमारी फोकस करने की एबिलिटी है वो चेंज हो गई है, लर्निंग डिफेक्ट्स आ रहे हैं, अटेंशन नहीं हो पा रही है बच्चों में। तो ये क्या करेंगे, ये उस चीज़ को अल्टर करके उस चीज़ को बढ़ाएंगे, ठीक है, लर्निंग इफेक्ट्स को बढ़ाएंगे, जो अटेंशन करने का तरीका है उसको ये बढ़ाएंगे ताकि हम कंसंट्रेट कर सकें। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक एंड सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट स्ट्रोक, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट स्ट्रोक जो ब्रेन में पड़ता है, स्ट्रोक उसकी बात हो रही है, उसको ये उस पे ये हेल्पफुल होंगे ये हमारे इन्हेंसर्स, जब भी अटैक्स पड़ेंगे तो हमारे मेमोरी में इफेक्ट जो आएंगे उसको इन्हांस करने का काम ये करेंगे। एंड द फिफ्थ वन इज ऑर्गेनिक साइको सिंड्रोम एंड सिक्वली ऑफ हेड इंजरी, ईसीटी, ब्रेन सर्जरी। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन में फिजियोलॉजिकल पार्ट में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, या फिर हेड इंजरी हो जाती है, या ऑपरेशन के बाद कभी कभी हमें हेड में ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद कभी कभी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। उन दिक्कतों की वजह से जो हमारी मेमोरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। उस कंडीशन में भी हम कॉग्निटिव इन्हेंसर का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाएं, ताकि जो इंजरी की वजह से या फिर ऑपरेशन की वजह से जो भी उसमें डिफेक्ट आए हुए हैं वो रिमूव हो सकें, और हम प्रॉपरली, हमारा ब्रेन प्रॉपरली वैसे ही काम करने लगे जैसे कि पहले कर रहा था। नाउ कॉज क्या हो सकते हैं, एजिंग हो सकता है, अल्जाइमर डिजीज होता है, अमाइलॉइड प्लेक हो सकता है, न्यूरोफिब्रिल टैंगल्स हो सकते हैं, मार्क डिक्रीज इन कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंड लॉस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन। जाहिर सी बात है, हम बात कर रहे हैं कि कॉग्निटिव इन्हेंसर की, तो यानी कि एसीएच का लेवल हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को लॉस हो रहा है, इसी वजह से एसीएच का लेवल भी कम हो रहा है, इसी वजह से हमारी जो कंसंट्रेशन एबिलिटी है वो भी ख़त्म हो रही है। तो सबसे पहला कॉज है कि एजिंग, उम्र के साथ बढ़ाव, उसका ये कारण हो सकता है। दूसरा अल्जाइमर डिजीज़, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, न्यूरॉन का डैमेज हो रहा है, और कौन से न्यूरॉन का, कोलिनर्जिक न्यूरॉन का, ठीक है। एमॉयलेट प्लेक की बात की हमने कि जो हमारे नर्व के बीच में क्लम्प्स बन जाते हैं, बीटा एमॉयलेट प्लेक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये किससे बनते हैं, टाउ प्रोटीन से, तो ये अल्जाइमर की कंडीशन में ही होता है, ठीक है। बीटा एमाइलॉइड प्लेक नर्व के क्लम्प से बनते हैं और अल्जाइमर की कंडीशन में बनते हैं, ठीक है। इन्हीं को हमने नाम दिया है कि ये न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स, इन्हीं को क्लम्प्स को नाम दिया है न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स। एंड मार्क इंडिज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंड लॉस ऑफ, जब हमारा एसिटिल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम वो डिक्रीज हो जाता है तब ये कॉज होता है, ठीक है।
अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आते हैं कोलिनर्जिक एक्टिवेटर, ग्लूटामेट, एनएमडीए एंटागोनिस्ट, मिसलेनियस। कोलिनर्जिक एक्टिवेटर में टैक्रिन, रिवास्टिग्मिन, डोनाजिपिल, गैलेंटामाइन, ग्लूटामेट में मेमेंटाइन एंड मिसलेनियस में पायरेसिटम, पैरेटिनॉल, डाइएर्गोटॉक्सिन, पिरिबिडिल, गिनको बिलोबा एंड हर्ब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो these three categories are involved in the classification of cognitive enhancers, cerebroactive drugs और nootropics. Now moving on the mechanism of action of cholinergic activator. नाम से ही पता चल रहा, cholinergic activator मीन्स ये कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। कौन आ रहा है इसमें? टैक्रिन, रिवास्टिग्मिन, डोनाजिपिल एंड गैलेंटामाइन। What is the mechanism of action of this class of drug? Increase global regional blood flow. ठीक है, ग्लोबल रीजनल ब्लड फ्लो मीन्स जो हमारा ब्रेन है, कंप्लीट ब्रेन, उस ग्लोबली उसमें जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और वो ऑक्सीजन जब हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा तो वो किस में हेल्प करेगा? हमारी मेमोरी में। ठीक है, ब्रेन में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो वो क्या होगा? फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे और बहुत सारी कॉज डेवलप हो जाएंगी। इसलिए इंक्रीज ग्लोबल रीजनल ब्लड फ्लो। नेक्स्ट है डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म। मीन्स कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है जब हमारे जो कोलिन और एसीटेट में टूटने का जो प्रोसेस होता था, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कोलिनर्जिक सिस्टम में, उसमें डायरेक्टली जाके उसको अफेक्ट करें और वो जो उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा था, डिग्रेडेशन हो रहा था, उसको रोक दें ताकि एसीएच जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाइंडिंग रिसेप्टर पे हो सके और वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सके। न्यूरोट्रांसमीटर इन्हांसमेंट मीन्स जो न्यूरोट्रांसमिशन का प्रोसेस था, न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन आपको याद है, उसके किसी भी स्टेप को हम बढ़ा दें, चाहे वो सिंथेसिस हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे रिलीज हो, चाहे बाइंडिंग हो, इन सारे स्टेप में से अगर हम किसी स्टेप को बढ़ा देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे या उनके डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देंगे तो भी हमें अपना इफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन कहाँ पर? कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे। ठीक है, क्योंकि दीज आर कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स ड्रग। तो अगर ये न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी, सिंथेसिस बढ़ जाएगी, स्टिमुलेट कर देंगे हार्मोन्स और एंजाइम को, और जो उनका डिग्रेडेशन है उसको भी ये इनहिबिट कर देंगे। डिग्रेडेशन इनहिबिट करेंगे तो बाइंडिंग बहुत ज़्यादा देर तक होगी और यही हमें चाहिए। नाउ टैक्रिन के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्ग एक्टिंग होती है, रिवर्सिबल एस होती है एंड ओरली एक्टिव होती है, मेमोरी में काम देती है, कॉग्निशन में काम देती है, वेल बींग में काम देती है, और जाहिर सी बात है कि ये हमारी कोलिनर्जिक ड्रग है तो ये हमारे एसीएच के रिलीज को फैसिलिटेट करेगी। एडवर्स इफेक्ट इनके ये हैं कि हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। नाउ रिवास्टिबिन, डोनापिजिल, गैलेंटामाइन, ये सब न्यूअर रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज हैं। एंटीकोलिनेस्टरेज हैं जो कोलिनेस्टरेज के अगेंस्ट में काम करें। बेटर पेनिट्रेशन इनटू सीएनएस, सीएनएस में इनका बहुत बढ़िया पेनिट्रेशन होता है, ये इजीली क्रॉस कर जाती हैं, टॉलरेट होती हैं, लेस टॉक्सिक होती हैं। और डोनाजिपिल और इनका कुछ अमाउंट दिए गए हैं ड्रग्स के जो कि इवनिंग में ली जा रही हैं या ओरली ली जा रही हैं, कितनी डोज कितने वीक तक ली जा रही है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। रिवास्टिबिन 1.5 mg ओरली बीडी इंक्रीज टू 3 mg बीडी आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद बढ़ा सकते हैं। गैलेंटामाइन 4 mg बीडी ओरली इंक्रीज टू 8 mg बीडी आफ्टर 2 वीक्स। ठीक है, नाउ मूविंग साइड इफेक्ट, डायरिया, यूरिनेशन इंक्रीज हो जाता है। एसिटिल एल कैरेनिटीन स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ एसीएच मीन्स एसीएच की तरह ही काम करते हैं इन डिक्रीज साइन एंड सिम्टम ऑफ डिमेंशिया इन एडी। अल्जाइमर डिजीज में जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं डिमेंशिया के उनको ये डिक्रीज करती हैं। जो हमारा कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन है उसको ये इंक्रीज करती हैं एंड ऑल्सो हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है तो इट मीन्स कि जो हम भी हमारे रीज़न है हमारे सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए, हमारी मेमोरी को कम करने के लिए, वो इनकी जो एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज़ है ये उसको कम करेगी। मीन्स जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं ब्रेन में उनको ये कम करेगी, जिसकी वजह से जो हमारा
एडी का, अल्जाइमर डिजीज का प्रोग्रेशन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अल्जाइमर डिजीज जो है वो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है। तो न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन नहीं होगा तो ये डिजीज को स्लो करेंगी उनके प्रोग्रेशन को, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती है। दैट्स वाई ये ड्रग्स जो है ये स्लो प्रोग्रेशन करेंगी एडी का, और इनके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीएनएस स्टिमुलेंट्स एंड नूट्रोपिक्स ड्रग्स, जिसको हम कॉग्निटिव इन्हेंसर भी बोलते हैं, नूट्रोपिक्स भी बोलते हैं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। नूट्रोपिक्स का बहुत ज़्यादा अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं क्लियर हुआ है कि क्या ड्रग्स हैं, और बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी या रिसर्च उन पे बारे में नहीं हो पाई है, बट फिर भी दिस इज ऑल अबाउट नूट्रोपिक्स। थैंक यू।